previous lecture, we discussed in detail section 54, how the exemption is to be taken from the long-term capital gain. जहां पे हम मकान के बदले में मकान बेचते थे, मकान खरीदते थे। तो आज हम सबसे पहले, क्योंकि अब आपने वहां पे उस वीडियो लेक्चर को देख करके आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर होगी, तो आज हम आपका कॉन्फिडेंस सेक्शन 54 में थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। सो लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन। Mr. Vasudev purchased a house in Delhi in 1996 for rupees 1,50,000. He incurred the following expenses for the improvement of the house: renovation of the house rupees 1,25,000, and addition of 2 rooms after 1 year, that is for rupees 2 lakh. The fair market value of the house on 1st April 2001 was rupees 6,10,000. He sold the house in May 2019 for rupees 22 lakhs. He purchased another house within 2 months for rupees 3 lakhs, 2 months, and invested in capital gain account scheme rupees 50,000. Calculate taxable capital gain for the previous year 2019-20. CII for 2001-2 is 100, and for 2019 and 20 that is 289. देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पे ये 1996 यानी कि कट ऑफ डेट जो है हमारी 2001 है, उससे पहले परचेज किया है, राइट। उसके बाद उसने क्या किया कि अगर मैं 1996 में उसने परचेज किया तो रेनोवेशन जो की वो की उसने आफ्टर 1 ईयर। इसका मतलब है 1997 के बीच में उसने रेनोवेशन कर दी। अगर रेनोवेशन करती है तो इसको मतलब है कि इंप्रूवमेंट जिसको बोल सकते हैं। तो यहां पे हम जो इंप्रूवमेंट है वो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है कि हमने थ्योरेटिकली क्या डिस्कस किया था, 2001 से पहले की जो इंप्रूवमेंट होती है दैट इज जनरली इग्नोर्ड। तो यहां पे जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ा कि 96 में उसने परचेज किया, 1 साल के अंदर उसने इंप्रूवमेंट करी और वो हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गई, और फेयर मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है। उसके बेस के पे फिर उसने एक नया घर खरीद लिया। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा ये भी पता चल रहा है कि ये सेक्शन 54 को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए जी, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपने हेडिंग देना है इसका, कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन एंड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, और आप अगर प्रीवियस ईयर लिखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर 2019-20 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ये देखिए आपका अब कौन से प्रीवियस ईयर में जाएगा, क्योंकि 2019 मई है तो हम मानते हैं कि 1 अप्रैल को, अगर 1 अप्रैल है इसका मतलब 2019-20 जो है वो उसका CII लगेगा। तो कितने में सेल किया जी? 22 लैक्स। ओके, तो इसका मतलब है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इज 22 लैक्स। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नील है जी। तो नेट कंसीडरेशन मेरे पास कितना आ गया? 22 लैक्स। ओके, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बिकॉज ऑल द इंप्रूवमेंट कॉस्ट जिसमें उसने थोड़ा सा रेनोवेशन करी है और साथ में 2 रूम जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं, इसका मतलब इंप्रूवमेंट करी है। तो इंप्रूवमेंट जो है वो सारे के सारे जो है 1 साल यानी कि 97 तक हुए हैं। दीज आर इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, so therefore these all are ignored, that's why it is taken here as nil, right? अच्छा, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, पहले एक्चुअली ये यूं आना चाहिए था, ये देखिए पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हमें ये पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कहाँ 96, कहाँ 24 महीने के बाद हमारे पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना शुरू हो जाता है। तो दिस इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और जब हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आती है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो इंडेक्सिंग के लिए पहले मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट। तो यहाँ पे 1,50,000 है और यहाँ 6,10,000 है। तो हमने आपको से कहा था कि आपकी इच्छा है, तो जनरली हम क्या करते हैं, विच एवर इज हायर उसको लेते हैं। तो हायर में 6,10,000 है, तो मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ली, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई।
into CII of that year in which the asset is transferred, और वो हमने आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे 22 लाख की मई 2019, इसको हम कब बांधते हैं 1 अप्रैल 2019, इसका मतलब 1920 का आपका CII देखना पड़ेगा, और 1920 का CII है 289. So CII of that year in which the asset is transferred divided by, क्योंकि वो 2001 की हम फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए CII ऑफ 2001 2, जो कि मेरे पास कितना है 100 है, 100, और इसको सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है 17,62,900 रुपीज. तो 22 लाख में से हमने 17,62,900 माइनस कर दिया, मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 4,37,000. ओके, अब उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि ही परचेज्ड अनदर हाउस विद इन 2 months फॉर रुपीज 3 lakhs. ओके, तो अब इसका मतलब है कि हमने कब ट्रांसफर किया था मई में, तो हमारे पास डेट कब तक थी, हमारे पास डेट थी 30/7/2020 के तक जो था वो नया घर में इन्वेस्टमेंट कर सकता था, लेकिन उसने 2 महीने के अंदर ही कर दी. ओके, तो अब क्या हुआ, क्यों एग्जम्पशन ऑफ 54 है, आपको बताया था, क्योंकि एसेट क्या थी, घर था, और खरीदा भी क्या, नया घर खरीदा. ओके, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3 लाख विद इन 2 months और 3 लाख और 4,37,000 विच एवर इज. अब यहां पे लेसर फिगर है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3 लाख विद इन 2 months है, इसका मतलब हमें ये नहीं देखना पड़ेगा, वैसे तो टाइम पीरियड उसके पास ज्यादा था, लेकिन उसने 2 महीने के अंदर ही कर लिया, और जो हमारी ड्यू डेट थी 30/7/2020 उसी के अंदर जो है उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है. अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, एंड इन्वेस्टेड कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम रुपीज 50,000. और आपको मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर उसने एक घर खरीदा है और अगर उसने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में भी पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं कि मैं रूम बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. तो इस तरह से क्या है कि वो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम का भी फायदा ले सकता है. और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर वो 1 करोड़ से कम है तो वो 2 घर भी खरीद सकता है, इसलिए वो उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम का फायदा मिल जाएगा. तो 50,000 रुपया उसका कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3,50,000 रुपीज. तो इसको एग्जम्पशन कितने की मिल गई 3,50,000 रुपीज, क्योंकि वो उससे लेसर ही है. तो 4,37,000 में से 3,50,000 माइनस कर दिया, तो लॉन्ग टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना हो गया 87,100. तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी टैक्स को बचाने की, नहीं तो हमें टैक्स किसके ऊपर देना पड़ता 4,37,100 के ऊपर टैक्स देना पड़ता. लेकिन हमें एग्जम्पशन जो हमने अभी पढ़ी उसको, उसकी थ्योरी को हमने अप्लाई किया, तो हमने टैक्स बचा लिया 3,50,000 की एग्जम्पशन लेकर के. और अब हमें सिर्फ टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर देनी पड़ेगी 87,100, और वो भी कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है. तो आई होप कि अब इससे जो हमने सेक्शन 54 पढ़ा था और दूसरी सेक्शंस के लिए भी आपको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा कि एग्जम्पशन का क्या फायदा होता है, एग्जम्पशंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, और न्यूमेरिकल जब हमने सॉल्व करना होता है तो एग्जम्पशंस कहां पे दिया जाता है और कौन सा प्लेस है इसके लिए, और जिससे हम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं. राइट, तो अब उसके बाद जी आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन 54B. ओके, अब देखिए जी सेक्शन 54B में हमारे पास सेक्शन 54B के अंदर जो है वो क्या क्या है उसके बारे में भी अब हम डिस्कशन करते हैं. तो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सेल्फ कल्टिवेटेड एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरिया. बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं इसमें, और जहां पे आपको एग्जामिनर जनरली तंग करता है. क्या है जी सेल्फ कल्टिवेटेड, और वो भी क्या है एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरिया. ओके, तो इसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं और फिर देखते हैं क्या है. देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 54B का. कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ द लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस is not charged to tax in accordance with this section. Capital gain arising on transfer of the land used for agricultural purpose is not charged to tax in accordance with this section. इसका मतलब क्या हुआ
कि उसको मिल जाएगी एग्जम्पशन। किसके अंडर? सेक्शन 54P के अंडर, इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं यहां पे क्वेश्चन रेज करता रहूंगा और इसका आंसर देता रहूंगा, और इसी से हम अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसएससी कवर्ड, यानी कि किसको ये एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है जी, तो ये इसमें मैंने आपसे कह दिया कि दिस सेक्शन कवर्स ऑन, सबसे पहले इंडिविजुअल और दूसरा मेरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपको बता दूं 2013-14 में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूड हुआ है, अदरवाइज ये पहले इंडिविजुअल को ही मिलता था। इसलिए मैं आपको जानबूझ करके इंटेंशनली मैंने ये क्वेश्चन रेज किया। तो किसको मिलेगा जी? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगा। उसके बाद है एग्जम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसेट। तो विच एसेट मींस कौन सी उसके पास एसेट है, उसको मैंने नाम दे दिया ओरिजिनल एसेट, राइट। तो सबसे पहले चलो जी बात करते हैं। पहले तो क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो कैपिटल एसेट है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए या शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कौन सी, बनारसी दास। तो आपको याद हो गया होगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमने किसके लिए यूज किया था? बनारसी दास गुप्ता जीए। तो बी आ गया। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट दोनों के लिए होगा। 54 सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए था, लेकिन यहां पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए है। लैंड भी सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। लैंड भी कहां होनी चाहिए? अर्बन एरिया में। और अर्बन एरिया की डिस्कशन हमने आपको क्या बताई थी? ये म्युनिसिपैलिटी की एरिया और उसके साथ का जो एरिया है वो डीम्ड माना जाता है, डीम्ड अर्बन एरिया माना जाता है। याद आ गया आपको? फिर हमने आपके साथ पॉपुलेशन लगाई थी, कहां पे 2 किलोमीटर, कहां 6 किलोमीटर, कहां पे 8 किलोमीटर का दायरा जो है वो डीम्ड माना जाता है। वी हैव डिस्कस्ड डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर्स। कहां पे हमने डिस्कस करी थी? जब हम कैपिटल गेन की बातें कर रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जो कैपिटल एसेट है, जो रूरल एरिया की लैंड होती है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की जाती है, वो इनकम कैपिटल एसेट में नहीं आती, लेकिन अर्बन लैंड जो है वो कैपिटल एसेट मानी जाती है। इसलिए हम यहां पे बात डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपको पता है अर्बन एरिया, और साथ में क्या है कि लैंड वाज बीइंग यूज्ड बाय द एसएससी और पेरेंट्स ऑफ हिज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज फॉर द पीरियड ऑफ 2 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या मतलब हुआ? ये देखिए, अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए ये एसएससी है, ठीक है। एसएससी के द्वारा, एसएससी के पास जो लैंड है वो लैंड कहां पे है? मान लीजिए दिल्ली में है, और दिल्ली भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ठीक है। अब वो क्या है, वो सारा का सारा एरिया आपके पास मान लीजिए कि वो है अर्बन एरिया। लेकिन अगर वहां पे आपके पास, अब कनॉट प्लेस में थोड़ी आपको वहां पे, अब मान लीजिए कनॉट प्लेस में है, लेकिन कनॉट प्लेस में जो लैंड है वो उसके ऊपर कम से कम, अब मान लीजिए कि इस एसेट को ये एसएससी उसको सेल कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो जिस डेट को उन्होंने ट्रांसफर किया उससे पीछे के 2 साल में उस लैंड के ऊपर खेती होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर खेती है, खेती के लिए खेती होती होगी तो हम उसको फिर इस सेक्शन के अंदर लेंगे। अगर खेती नहीं है तो इस सेक्शन के अंदर हम उसको नहीं लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि अब खेती कौन करे? या तो एसएससी के द्वारा की जानी चाहिए या उसके पेरेंट्स के द्वारा उसके ऊपर कम से कम 2 साल जो है वो खेती होनी चाहिए। अगर खेती हो रही है तो अर्बन एरिया में होनी चाहिए और साथ में उसके में खेती होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब क्या कंडीशन होगी? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। लैंड सिचुएटेड अर्बन एरिया में होनी चाहिए, अर्बन एरिया का आपको पता है। और लैंड जो है वो एसएससी के द्वारा या उसके फादर के द्वारा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जिस डेट को उसको ट्रांसफर किया जा रहा है उससे पिछले 2 सालों में उसके ऊपर क्या होनी चाहिए? खेती होनी। तो इस तरह से जैसे हमने आपसे डिस्कस किया कि ये हमारे पास डेट ऑफ ट्रांसफर आ गई, और 2 years प्रायर, इस डेट से पिछले 2 सालों में उसका एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अब मैंने इसलिए आपको पिछला भी आपको याद आ जाए कि लैंड इन रूरल एरिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। जब वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता उसका एग्जम्पशन। बात क्लियर होगी जी? अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड। तो ये तो हमें लग गया कि एग्जामिनेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसेट। आपके पास जो ओरिजिनल एसेट जो डिस्पोज ऑफ की जा रही है, जो ट्रांसफर की जा रही है, वो कौन सी है? नेक्स्ट है कंडीशन।
अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, न्यू एसेट शुड बी एक्वायर्ड, नई एसेट जो है एक्वायर होनी चाहिए। अब उसके बारे में क्या क्या कंडीशन है, असेसी शुड परचेज ए न्यू एसेट, और वो न्यू एसेट क्या होनी चाहिए, बीइंग एनी अदर लैंड फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब यहां भी क्या हुआ, जमीन, और ये जमीन कहां पे है, ये अर्बन एरिया। सो जमीन के बदले में जमीन, लेकिन फर्क क्या है कि हम जो जमीन जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो अर्बन है, लेकिन जब हम जमीन परचेज करेंगे वो आपकी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए वो चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, दोनों के लिए एग्जम्पशन मिलेगी। सो लैंड में बी सिचुएटेड इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया। Assessee should purchase the land within a period of 2 years from the date of transfer of the original asset. और ओरिजिनल एसेट को मैंने ये बात करी थी आपसे, तो इसका मतलब है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो देखिए अब दोबारा से वही दिक्कत आ गई, ये डेट ट्रांसफर हो गई और ये हमारे 2 साल हो गए, 2 years फॉरवर्ड है। और इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि 30 यानी कि सेक्शन 139 के अंदर जब रिटर्न फाइल करनी होती है तो उससे पहले पहले आपको मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। तो अब ये 2 साल, अब दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। इनकम टैक्स कह रहा है 30/7 तक आपकी जो रिटर्न फाइल करने की डेट है वहां तक मुझे आप खरीद लीजिए। वो कहते हैं नहीं जी, आपने तो मेरे को 2 साल का टाइम पीरियड दिया है, तो मैं अब कैसे खरीद लूं। तो फिर इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि अब बीच की जो है वो एक रेक्टिफिकेशन, जो दोनों के बीच का डाउट है उसके लिए अब ये है कि अब आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर जो है वो एक अकाउंट ओपन करके पैसा जमा करवाना पड़ेगा, और फिर हम उसको 2 साल के बाद मॉनिटर करेंगे कि आपने उस पैसे का यूटिलाइज किया कि नहीं लिया। तो अब आपको पैसा जो है, तो इसका मतलब है कि यहां पे भी क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, तो जब बहुत ज्यादा होता है तो जो हमने 54 में भी डिस्कस किया था, तो हमें दूसरी कंडीशन ये है कि द अमाउंट शुड बी डिपोजिटेड इन द स्कीम ऑफ डिपॉजिट। तो हमने क्या कहा कि इफ असेसी फेल्स टू अक्वायर न्यू एसेट विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, विद द व्यू टू डिस्पेंस विद सच रेक्टिफिकेशन, ए डिपॉजिट स्कीम हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच द अमाउंट meant for investment in new asset can be deposited before the due date of filing return under section 139। तो इसका मतलब है कि अब आप 30 तक नई लैंड खरीद नहीं पा रहे हो, अब उसके लिए टाइम लगेगा। तो इस फिर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर आपको 1998 में जो था वो पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और जो कैपिटल गेन आपको अर्बन एरिया की जो लैंड को सेल करके हुआ उसको आप यहां पे उस अकाउंट में डाल दीजिएगा, और 2 साल के अंदर अंदर आप उस एसेट को, यानी कि नई लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, चाहे आप रूरल एरिया में चाहे अर्बन एरिया में, आप उसको परचेज कर लीजिएगा। और उसका जो प्रूफ है वो यहां पे आप यहां लगा दीजिएगा इस साल, और उसके बेस के ऊपर आपको जो है वो डिडक्शन और एग्जम्पशन जो है वो अंडर सेक्शन 54 भी मिल जाएगी। अब वो क्वेश्चन राइज होता है कि एग्जम्पशन कितने की मिलेगी। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करना है वो उस ब्रांच में करना है जो कि रूरल एरिया में ना हो। एग्जम्पशन कितना मिलेगी, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, जितना इन विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो लेसर होगा वो एग्जम्पशन होगा। लॉक इन पीरियड हमने सेक्शन 54 में डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। क्या मतलब होता है, मतलब कि जो नई एसेट आपने परचेज करी है उस एसेट को आपने इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आपने उसको सेल नहीं करना है। अगर आप उसको सेल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कितने टाइम पीरियड के तक जो है आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए लॉक इन पीरियड कितना है जी, 3 years है। और अगर बाय द वे ये इन्होंने जो एग्जम्पशन है, अगर मान लीजिए 3 साल के अंदर अंदर जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी वो एग्जम्पशन जो है उसके ऊपर आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो उसी तरह से जैसे व्हेन द डिपॉजिट इज नॉट यूटिलाइज्ड,
तो वो डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये डिपेंड करता है कि जो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट है या नहीं है। तो इस तरह से जो हमने वहां पे आपको एक सेक्शन 54 के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे जो है वो 3 साल के अंदर जो है वो उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया था, और एक 2 साल से पहले और एक 2 साल के बाद जो था उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया था, तो वहां पे कैसा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया था। तो सेम थिंग है कि अगर आप लॉक इन पीरियड के अंदर जो है उसको सेल कर देते हैं तो जो आपको एग्जम्पशन मिली है वो रिवर्स हो जाएगी, उसके ऊपर आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अब हमारे पास क्या था जी, सेक्शन 54B। अगर सेक्शन 54B थी तो जो हमने टेबल बनाया था वहां भी उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब क्योंकि फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप हो सकता है कि इसी टेबल से आपकी थ्योरी जो क्लियर हो जाए। तो एसएससी कौन होना चाहिए सर, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपने बताया कि 2013-14 में HUF भी आ गया था। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट दोनों होंगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। एसेट ट्रांसफर्ड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्लियर है जी। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन्वेस्टमेंट किस में की जाएगी, लैंड फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो। टाइम लिमिट कितनी है, परचेज विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो नई लैंड खरीद लेनी पड़ेगी। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम बिल्कुल एप्लीकेबल है, अभी हमने डिस्कस किया आपसे, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा है और वहां इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट लॉजिक अब आपको बता दिया है मैंने। तभी तो मैंने कहा था कि सेक्शन 54 में ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन जो है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। और लॉक इन पीरियड यहां भी कितना है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जिसके अंदर आप नई एसेट को सेल नहीं कर सकते। तो अब आपके पास ये 54B सेक्शन भी हमने डिस्कस कर ली। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 54D की तरफ को जो है वो मूव करते हैं। यहां पे हमारे पास जो सेक्शन 54D है वो है कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आपको पता है कंपल्सरी एक्विजिशन कहां डिस्कस किया था सर, अभी हमने डिस्कस किया था कंपल्सरी एक्विजिशन कैपिटल गेन में भी। यहां पे हम लॉ के अंदर जो है, जब गवर्नमेंट एक लेटर आपके घर भेज देती है कि अब हम प्रॉपर्टी आपकी अक्वायर करना चाहते हैं किसी लॉ के अंदर, तो उसको हम कंपल्सरी एक्विजिशन बोल देते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस, रिलीफ फ्रॉम टैक्स इन केस ऑफ पर्सन ओनिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब अच्छा, अब आप जो है वो उसने क्या कर रखा है, पहले एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है। अब आप बोलेंगे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है। देखिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब होता है एनी प्रोजेक्ट और बिजनेस विच ए पर्सन में अंडरटेक। अब जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन जो है, द पर्सन इज रनिंग ऑफ ए लॉज, तो लॉज भी उसके लिए क्या है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को जो है इंडस्ट्री के साथ ही जोड़ते। तो एनी प्रोजेक्ट और बिजनेस विच ए पर्सन में अंडरटेक, तो बिजनेस भी आ जाएगा और प्रोजेक्ट भी उसके अंदर आ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में ले लेते हैं। ठीक है जी, तो लिख देता हूं आपको, प्रोजेक्ट और बिजनेस, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो है अराइजिंग ऑन द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड और बिल्डिंग यूज्ड बाय देम फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग। ये देखिए बिजनेस अंडरटेकिंग। अब हम इसके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि एसएससी कवर्ड, कौन कौन से एसएससी जो है वो इसमें कवर होंगे। तो हमने कहा ऑल एसएससी। अब यहां देखिए कोई इंडिविजुअल की बात नहीं है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात नहीं है, कोई कंपनी की बात नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ऑल एसएससीज आर एलिजिबल। एग्जम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसेट, जिसको हमने क्या कहा, ओरिजिनल एसेट। तो कौन सी एसेट है जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दोनों होंगी, यहां कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है लैंड और बिल्डिंग। तो कौन सी एसेट है, लैंड, या तो लैंड होनी चाहिए या बिल्डिंग होनी चाहिए, और एनी राइट इन लैंड और बिल्डिंग। आपके पास लैंड है, आपके पास या तो लैंड है या बिल्डिंग है या कोई एनी राइट है लैंड और बिल्डिंग का।
कैपिटल एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिलोंगिंग टू द एसएससी। आपकी जो एसेट है और जो कैपिटल एसेट है वो आपकी इंडस्ट्रियल यानी कि बिजनेस का या प्रोजेक्ट का एसएससी, जिसको एसएससी रन कर रहा है, उसका एक पार्ट है। कैपिटल एसेट यूज्ड बाय एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ सच अंडरटेकिंग 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस डेट को वो ट्रांसफर किया जा रहा है उससे पिछले 2 सालों में प्रायर ये आपका ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ईयर हो गया, डेट हो गई, उससे पिछले 2 सालों में उसके ऊपर जो आपसे लैंड और बिल्डिंग जो है वो ली जा रही है, वो आपके पिछले 2 सालों से आप उसके ऊपर बिजनेस कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर। और आपको पता है कि हमने कहां डिस्कस किया था ये, जब हम ट्रांसफर वर्ड कर रहे थे, सेल, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विशमेंट, रेलिक्विशमेंट, तो वहां पे हमारे पास क्या आया था, कंपल्सरी एक्विजिशन। एंड कंपल्सरी एक्विजिशन इज आल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर। तो ट्रांसफर आपका किसी और वे से नहीं होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब कि गवर्नमेंट किसी लॉ के अंडर जो है आपसे इसको अक्वायर कर रही है। तो उसके बाद है हमारी कंडीशंस कि एग्जम्पशन लेने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए, अब हमें यह पता चल गया कि कौन सी एसेट जो है डिस्पोज ऑफ होगी। तो जिसको हमने, ये कंडीशंस थी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों चलेंगी, लैंड होगी या बिल्डिंग होगी, और वो जो लैंड और बिल्डिंग है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट होना चाहिए। और वो जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आज ही बिजनेस शुरू करें। ट्रांसफर होने से, उस एसेट को ट्रांसफर होने से पिछले 2 सालों से आप वहां पे उसको बिजनेस कर रहे हो। क्लियर है जी बात? ओके। और एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। क्लियर है। अब कंडीशंस क्या है? न्यू एसेट शुड बी एक्वायर्ड। और वो न्यू एसेट क्या होने चाहिए? बीइंग एनी अदर लैंड और बिल्डिंग और एनी राइट इन अदर लैंड और बिल्डिंग परचेज्ड। तो खरीदे को भी क्या, लैंड और बिल्डिंग भी क्यों किया मैं? इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि आपका बिजनेस उजड़ गया ना, तो आप उस बिजनेस को क्या करना चाहेंगे? अब एस्टेब्लिश करना चाहेंगे ना कहीं नई जगह पे, नहीं तो आपका तो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। इसलिए जहां पे आप नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे वहां उसको एस्टेब्लिश करने के लिए या तो आपको लैंड खरीदनी पड़ेगी, या उसको आपको बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, या राइट इन अदर लैंड और बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा। जब ये बात आपके सामने आ रही है तो, और एनी अदर बिल्डिंग, अगर ऐसा नहीं है तो बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो अगर ये बात आपके पास है, इसका मतलब है कि आपकी पुरानी लैंड और बिल्डिंग गई और उसकी जगह आप क्या ले रहे हैं? नई लैंड और बिल्डिंग ले रहे हैं, क्योंकि आपने अपना बिजनेस को क्या करना है? अब दोबारा से कहीं किसी और जगह पे एस्टेब्लिश करना है। सो व्हाट इज द पर्पस? परचेज और कंस्ट्रक्शन शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ शिफ्टिंग और री एस्टेब्लिशिंग ऑफ द सेड अंडरटेकिंग। इसलिए मैंने आपको बताया, पुराना लैंड और बिल्डिंग गवर्नमेंट ने ले लिया, अब आप अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं और लैंड और बिल्डिंग परचेज करोगे या आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे, जिसकी वजह से आप अपना अनदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो अपना नया और कोई बिजनेस जो है वहां पे एस्टेब्लिश करोगे। जब एस्टेब्लिश करोगे तो इसलिए आपको क्या, सो व्हाट इज द टाइम लिमिट? 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट। तो यहां पे भी आपको क्या है, जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया उसके बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर जो है वो ये लैंड और बिल्डिंग आपको या तो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी या परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन अब आप बताइए, 2 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा है। वो कह रहा है कि 31 जुलाई तक जो है मुझे आप प्रूफ दो, और ये कह रहा है कि नहीं मेरे पास 2 साल है। तो बीच का रास्ता क्या निकाला गया? वो था अमाउंट शुड बी डिपोजिटेड इन द स्कीम ऑफ डिपॉजिट, जिसके लिए आपके पास क्या है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 आपको जो है वो एक पैसा जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है कि व्हाट डज इट मीन द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। तो कितना एग्जम्पशन होगा? लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और लॉक इन पीरियड यानी कि 3 साल। सो लॉक इन पीरियड इज 3 years। अगर वो नई एसेट, जो नई लैंड, बिल्डिंग और राइट जो परचेज किया उसने या कंस्ट्रक्ट किया, उसको 3 साल के अंदर जो है उसको वो सेल नहीं कर सकता। अगर सेल करेगा तो जो उसको एग्जम्पशन मिल रही थी वो दोबारा से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो सेक्शन 54D अब जस्टिफाई हो गया, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और वो लैंड एंड बिल्डिंग किसका था? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट था, और उस बिजनेस में आप यूज कर रहे थे, और बिजनेस आप कम से कम पिछले 2 सालों से आप उसको कर रहे थे।
और अब उसको डिस्पोज ऑफ करके आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरली आपसे एक्वायर कर लिया और उसकी जगह आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, और शिफ्टिंग के लिए आप नई लैंड, बिल्डिंग और राइट जो है परचेज करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसलिए आपको सेक्शन 54D के अंदर जो है वो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो देखिए अभी तक तो हमने एक तरह से जो डिस्कशन करी है 54D की, उसको हम समरी फॉर्म में फिर उस टेबल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। एसएससी, एनईएसएससी, राइट। नेचर ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म, दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट ट्रांसफर, कंपल्सरी एक्विजिशन टू लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कंपल्सरी एक्विजिशन के अंदर है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट किस में करोगे, लैंड और बिल्डिंग और राइट इन लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि उसने क्या किया, शिफ्टिंग करी ना, नई जगह पे जाएगा। टाइम लिमिट कितनी है, परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर शिफ्टिंग और एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग और सेटिंग अप ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो लेकिन मैं यहां पे अभी आपसे हमने डिस्कस किया, हाँ 3 years, ठीक है जी। शिफ्टिंग, तो मैंने वर्ड लिखा है शिफ्टिंग, और सेटिंग अप ए न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, माइंड में रखना ये बात। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा है। अमाउंट ऑफ एग्जेप्शन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, दोनों में से। और लॉक इन पीरियड कितना है जी, 3 years। तो देखिए अभी तक हमारे पास इस पेज के ऊपर हमें 3 अभी तक जो हमारी एग्जामिशंस थी वो सेक्शन 54 था, 54B था और 54D था। इसमें जो एक कॉमन चीज आ रही है, वो एक कॉमन चीज क्या है, थोड़ी सी जो कॉमन है, यहां पे क्या था, घर बेचा, घर खरीदा। यहां पे अब हमने क्या किया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची और एक तरह से नई एग्रीकल्चर लैंड ली, लेकिन वो चाहे रूरल और अर्बन, मतलब लैंड। यहां हमने क्या किया, लैंड और बिल्डिंग जो कंपल्सरी एक्विजिशन के अंडर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट था वो वो ट्रांसफर हुई, और उसके बदले में हमने क्या किया, नया लैंड और बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट था वो उसने बाय किया है, राइट। तो ये इसके बीच में कॉमन था हमारे पास। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन करी वो सेक्शन 54, 54B और 54D तक जो है हमारी डिस्कशन हो चुकी है। अब आगे की सेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का आपको इंतजार करना